होली का मौका हो और रंग बरसे सॉन्ग ना बजे, ऐसा कभी हो सकता है? ये गाना तो इनफैक्ट होली का एंथम बन गया है एंड आई एम श्योर होली आ चुकी है तो आप लोग ये गाना अभी खूब सारा सुनेंगे प्लेलिस्ट पे लूप में बजा बजा करके। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस गाने के बनने की कहानी और इस फिल्म के बनने की कहानी एक बार फिर से आपके साथ शेयर की जाए। आई एम श्योर सिलसिला के बारे में बहुत बातें ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत कुछ बहुत लोगों को पता भी होगा। फिर भी मैं जिसे नहीं पता उनके लिए कोशिश करता हूँ कि कुछ नई चीजें सिलसिला के बारे में आपको बताऊं। सिलसिला 1981 में रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और इसकी जो कास्टिंग जो है इसे इंडियन सिनेमा का सबसे बोल्डेस्ट कास्टिंग कहा जाता है, क्योंकि जिन एक्टर को इस फिल्म के लिए एक साथ लाया गया था उस जमाने में इनका एक साथ काम करना लगभग नामुमकिन सा था। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, उनकी धर्म पत्नी जया बच्चन और उनकी उस समय की गर्लफ्रेंड रेखा। ये कू जो है कास्टिंग को, ये कैसे यश चोपड़ा ने मैनेज किया था ये आज तक एक सस्पेंस ही है, कहा जाता है। क्योंकि ऐसा लगा नहीं था कि जया बच्चन और रेखा एक साथ किसी फिल्म में साथ में काम करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो मीडिया में खबरें थी वो ये थी कि इनफैक्ट जया बच्चन ने अमिताभ से प्रॉमिस लिया था कि आप रेखा के साथ अब दोबारा काम नहीं करोगे। और यश अमिताभ बच्चन ने बोला भी था कि हाँ ठीक है मैं नहीं करूंगा। लेकिन हुआ कैसे ये, सिलसिला बनी कैसे? हुआ ये था कि 1980 में अ, अमिताभ की दो फिल्में जो हैं वो बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, जिनसे उम्मीदें बहुत थी। एक तो राम बलराम जिसमें धर्मेंद्र भी थे, वो बहुत अच्छा बिजनेस उसने किया नहीं। और एक और फिल्म थी दो और दो पाँच, कॉमेडी फिल्म थी और मुझे बड़ा पसंद है वैसे वो फिल्म लेकिन वो भी उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई नहीं। दोस्ताना फिल्म भी उसी साल रिलीज हुई और चूंकि उसे सलीम जावेद ने लिखा था तो सबको लगा था कि ये जो है ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्ताना का भी कलेक्शन उस लेवल का नहीं था जैसा सलीम जावेद की फिल्मों का होता था। तो और ऊपर से मीडिया ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया था कि अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी बातें। और यश चोपड़ा के साथ ये था कि यश चोपड़ा ने इससे पहले जो फिल्म बनाई थी काला पत्थर, वो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था उनका। चासनाला ट्रेजेडी जो 1975 में धनबाद के माइंस में हुई थी, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने काला पत्थर बनाई थी और वो फिल्म भी सेमी हिट थी। बहुत ज़्यादा पैसा उसने नहीं कमाया था और मुझे काला पत्थर बहुत पसंद है वैसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका बिजनेस भी उस लेवल का नहीं था। यश जावेद अख्तर ने कहा भी था कि मेरे से राइटिंग में गलती हो गई थी, मुझे मुंबई के केबिन में बैठ करके वो कहानी लिखनी नहीं चाहिए थी, मुझे जा करके वाकई में धनबाद में रह करके वो कहानी लिखनी चाहिए थी, तो शायद ज़्यादा अच्छी कहानी निकल पाती उनसे। तो खैर काला पत्थर भी बहुत ज़्यादा नहीं चली। तो यश चोपड़ा को भी एक हिट की तलाश थी, अमिताभ बच्चन को भी एक ब्लॉकबस्टर की ज़रूरत थी। तो दोनों की एक दिन मीटिंग हुई और सागर शाहिद जो सिलसिला के राइटर है, उन्होंने एक बार कॉन्सेप्ट सुनाया था सिलसिला का इनको यश चोपड़ा को। तो यश चोपड़ा ने ये बात अमिताभ से शेयर किया कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम और रेखा इसमें काम करो। तो अमिताभ को भी लगा कि हाँ भाई, एक तो यश चोपड़ा के साथ उनका जो यूनियन था वो बहुत अच्छा था। दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सारी फिल्में जो है यश चोपड़ा के साथ जितनी भी उन्होंने की थी सब हिट ही थी। तो अमिताभ ने कहा कि हाँ ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है और हमें करना चाहिए। तो यश चोपड़ा ने कहा कि रेखा से बात करो। अब रेखा से तो काम करने के लिए अमिताभ ने प्रॉमिस लिया था जया बच्चन से कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी करियर को संभालने के लिए उन्होंने रेखा से बात की और रेखा ने हाँ कह दिया। जब रेखा ने हाँ कह दिया तो मीडिया में बात लीक हुई और स्टोरी पब्लिश हुई कि रेखा इज बैक विथ अमिताभ डिस्पाइट द प्रॉमिस अमिताभ हैड गिवन टू जया बच्चन। अब इसके बाद बहुत सारी रूमर्स और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, बहुत सारी बयानबाजी। तो रेखा ने वो एम्बैरसमेंट हटाने के लिए साइनिंग अमाउंट जो है वो यश चोपड़ा को लौटा दिया। अब क्या हुआ, अब यश चोपड़ा के पास कहानी थी, हीरो था, लेकिन हीरोइन नहीं थी तो हीरोइन की खोजबीन शुरू हुई। पहले बात हुई कि पूनम ढिल्लो और पद्मिनी कोल्हापुरी को ले लिया जाए। पूनम ढिल्लो के साथ वो दूरी कर चुके थे, तो लेकिन अमिताभ के अपोजिट पूनम ढिल्लो और पद्मिनी कोल्हापुरी का पेयर अच्छा लगता नहीं। फिर बात हुई कि स्मिता पाटिल और प्रवीण बाबी को ले लिया जाए और आई थिंक साइनिंग भी हो गई थी। फिर फिल्म पे काम स्टार्ट भी हुआ, स्क्रीन पे लिखा विखा गया, लेकिन यश चोपड़ा जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन कालिया की शूटिंग के लिए कश्मीर गए हुए थे। तो यश चोपड़ा वहाँ पहुंचे कश्मीर और अमिताभ से मिले। अमिताभ ने कहा कि आप बड़े परेशान हैं, आप लगता है ये सिलसिला की कास्टिंग से खुश नहीं है। तो यश चोपड़ा ने कहा कि वाकई में मैं नहीं हूँ और सच बताऊं तो मुझे इस फिल्म में
जो पत्नी का रोल है उसके लिए जया भादुरी ही चाहिए, और गर्लफ्रेंड का जो रोल है उसके लिए रेखा चाहिए, और यही परफेक्ट कास्टिंग होगी। और मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि अगर ये कास्टिंग हो जाए तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, इसे सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अमिताभ को यश चोपड़ा पे कॉन्फिडेंस था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए बॉम्बे चलते हैं, बात करते हैं। फिर सब लोग फ्लाइट लेकर के बॉम्बे आए। फ्लाइट का बताया था यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कि फ्लाइट में बड़ा टेंशन का माहौल था, यश चोपड़ा और अमिताभ दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, दोनों सिर्फ यही सोच रहे थे कि कैसे इन दोनों लेडीज को कन्विंस किया जाए। खैर बॉम्बे पहुंचे, और अमिताभ ने यश चोपड़ा से कहा कि आप जया से बात करो, मैं रेखा से बात करता हूँ। और यश चोपड़ा जया बच्चन के पास गए अपने राइटर को लेकर के। तो जो राइटर है उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में कि अपनी बायोग्राफी में ये बात उन्होंने कही है कि जब जया बच्चन को कहानी सुनाई गई तो जया बच्चन ने इंटरेस्ट नहीं लिया था, और वो कहानी सुनते गई लेकिन बहुत ज़्यादा ना हाँ सर हिला रही थी ना कुछ भी, बस सुन रही थी, इंटरेस्ट नहीं शो कर रही थी। लेकिन जब क्लाइमैक्स आया, और क्लाइमैक्स में जो आपने जैसे देखा है कि जो पति है, जो अमित का जो कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन का, वो वापस आ जाता है अपनी पत्नी शोभा के पास, और ये बोलता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ, मैं वापस अब दोबारा उधर नहीं जाऊंगा। और जो शोभा है जया बच्चन का कैरेक्टर, वो कहता है कि मुझे विश्वास था कि तुम आओगे। और एक तरीके से ये जो कैरेक्टर का एक मॉरल विक्ट्री सा होता है, क्योंकि उससे पहले अगर आपने देखा होगा कि जया बच्चन और रेखा का सीन है, एक वर्बल डुएल है दोनों के बीच में, और वो कहती हैं कि आप ये बाजी हार जाएंगी, और रेखा कहती है कि आप मैं कोई बाजी नहीं खेल रही, मैं तो बस उनसे प्यार करती हूँ, मेरे प्यार पे मेरा बस नहीं है। और वो कहती है कि आप अपने विश्वास के साथ रहिए। जया बच्चन को रेखा कहती है कि आप अपने विश्वास के साथ रहिए, मुझे मेरे प्यार के साथ रहने दीजिए। और फिर रेखा कह के निकल जाती है कि अगर ये विश्वास और प्यार की जंग है तो मुझे ये जंग मंजूर है, और ये कहती है कि मुझे विश्वास मेरी जो है उसकी जीत होगी, और वो चली जाती है। तो एंड में जब अमिताभ बच्चन वापस आ जाते हैं जया बच्चन के पास, तो ये क्लाइमैक्स सुन करके जया बच्चन को फिल्म में इंटरेस्ट आया, और उन्होंने हाँ कह दी फिल्म करने के लिए। इधर जया बच्चन ने हाँ कर दी, और उधर रेखा को अमिताभ ने मना ही लिया। फिर क्या, फिर फिल्म स्टार्ट हुई, और मीडिया में खबरें जैसा यश चोपड़ा ने सोचा था, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि यश चोपड़ा इस फिल्म से हेडलाइंस ग्रैब करना चाहते थे, कि जितनी ज़्यादा इस फिल्म के बारे में पब्लिसिटी होगी, क्योंकि वो ट्विटर का तो ज़माना था नहीं, कि जितनी पब्लिसिटी होगी उतना ही लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली रियल लाइफ है वो रियल लाइफ में आने वाली थी पहली बार, तो लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, फिल्म देखने लोग आएंगे। खैर फिल्म बनी, और फिल्म में बहुत ज़्यादा सेट से बातें लीक ना हो, इसलिए फिल्म की मैक्सिमम शूटिंग जो है कश्मीर में हुई। और कश्मीर में यश चोपड़ा ने खास ख्याल रखा कि जो सारे एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आमने सामने ना रहे। और यश चोपड़ा ने ये बात बोला भी था कि मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं सेट पे कुछ बवाल ना हो जाए सबके बीच में, लेकिन बहुत केयरफुली सबने हैंडल किया चीज़ों को। जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रेस को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस फिल्म के बनने को लेकर के, क्योंकि वो हमेशा गॉसिप खोजते थे, लेकिन वी एज अ प्रोफेशनल वर जस्ट मेकिंग श्योर दैट वी मेक अ गुड फिल्म। तो ये इनका आइडिया था जया बच्चन का। तो फिल्म बनी, और जैसा मैंने बताया कि सारे ऐसा अश्योर किया था कि सारे एक्टर्स एक दूसरे के आमने सामने ज़्यादा रहे नहीं। रेखा ने तो बिल्कुल अश्योर किया था कि मेरे सीन्स बहुत ज़्यादा जया बच्चन के साथ ना रहे, मैं जब शूट करूँ तो वो ना रहे सेट पे, और वो जब शूट करे तो मैं ना रहूँ। तो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन कुछ सीन्स में सबको एक साथ रहना था, और उसमें सबसे एक जो सीन है जिसमें सब एक साथ है वो है रंग बरसे सॉन्ग। रंग बरसे सॉन्ग मुझे लगता है कि ड्रामा जो क्रिएट किया उस सॉन्ग ने, क्योंकि इसी सॉन्ग में पहली बार अ, अमिताभ और रेखा का अफेयर है, जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो अफेयर वो पब्लिक के सामने आ जाता है, और संजीव कुमार को पता चल जाता है कि मेरी बीवी का इस आदमी के साथ अफेयर है। और वो बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस फिल्म का। तो उस फ़िल्म में देखा, उस सॉन्ग में देखा होगा आपने कि कैसे जया बच्चन और रेखा का बड़ा दोस्ताना सा वो फिर गाना स्टार्ट होने से पहले इनका सीन है, वो कह भी रही है कि आपके गालों पे ये गुलाल कितना खिल के आ रहा है, दोनों बहुत खुश रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो भांग पी करके अमिताभ बच्चन गड़बड़ कर देते हैं, उसके बाद फिर पूरा माहौल बदल जाता है फ़िल्म का। तो ये जो गाना था ये बेसिकली ये तो 15वीं सदी 15 सेंचुरी का एक भजन है मीराबाई का। भजन कुछ ऐसा था कि रंग बरसे और मीरा भवन में रंग बरसे, कुछ इस तरीके से था मीराबाई का वो भजन। और उसको हरिवंश राय बच्चन ने पोएम के फॉर्म में लिखा था उस भजन से इंस्पायर होकर के। और हुआ ये था कि पहले के ज़माने में आपको याद होगा होली की पार्टियां बड़ी होती थी, बहुत वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखा होगा, राज कपूर के घर में होली का
वो वीडियो बनना है, सब लोग पूरी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो राज कपूर के घर पे है। तो उसी तरह से अमिताभ बच्चन के घर पे भी होली की पार्टी होती थी और उस पार्टी में अक्सर अमिताभ बच्चन अपने पिताजी का ये लिखा हुआ गाना गाया करते थे अपनी आवाज़ में। और एक पार्टी में यश चोपड़ा उनके घर गए हुए थे और जब ये गाना सुना अमिताभ की आवाज़ में यश चोपड़ा ने, तो उन्होंने शिवहरी से कहा कि भैया ये गाना हमको अपनी फ़िल्म में लेना चाहिए। और उसी समय प्रकाश मेहरा भी वहाँ पे थे और प्रकाश मेहरा भी चाहते थे वैसे ये गाना लेना, लेकिन यश चोपड़ा ने ले लिया। तो जो दूसरा सॉन्ग था जो अमिताभ गाया करते थे वो था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अपनी आवाज़ में। तो प्रकाश मेहरा ने ये सॉन्ग को अपनी फ़िल्म लावारिस में इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से ये 2 गाने जो हैं फ़िल्म में ये जो रंग बरसे जो सॉन्ग है ये फ़िल्म में आया और मेरे अंगने में लावारिस का हिस्सा बना। और इस गाने को फ़िल्म में भी अमिताभ बच्चन ने ही गाया, दूसरे सिंगर से नहीं गवाया गया क्योंकि बाकी के जो सॉन्ग थे अमिताभ बच्चन वाले, वो सब किशोर कुमार ने गाए थे। तो ये गाना बना और इसी तरह से ऐसा ही एक गाना जो बागवान का गाना है, होली खेले रघुवीरा, वो भी उत्तर प्रदेश का ही एक अवध का गाना है। और वो गाना भी अमिताभ बच्चन अपनी होली पार्टी में गाया करते थे और उसे ही सुना आदित्य श्रीवास्तव ने और फिर जब बागबान बनी तो अमिताभ बच्चन से कहा कि आप प्लीज इस फिल्म में ये वाला गाना गाइए। तो इस तरीके से होली खिले रघुवीरा और रंग बरसे जो दोनों जो अमिताभ बच्चन का ही सुपरहिट सॉन्ग होली सॉन्ग है, आई थिंक मुझे लगता है कि होली का इससे इनसे पॉपुलर सॉन्ग कोई नहीं होगा। और जो बागवान का भी सॉन्ग है वो मुझे लगता है 20 साल में इससे बड़ा हिट सॉन्ग होली का तो कोई नहीं आया था। अब शायद वो बलम पिचकारी बजती है, अदरवाइज इससे पहले पिछले कई सालों से तो रघुवीरा ही बज रहा था। तो रंग बरसे इस तरह से बना। खैर फिल्म बनी सिलसिला और बहुत केयरफुली क्राफ्ट किया गया उसको और जैसा एक्सपेक्टेशन था यश चोपड़ा का कि कंट्रोवर्सी होगी तो लोग देखने आएंगे, तो क्यूरियोसिटी तो थी लोगों में और लोग देखने भी गए। फर्स्ट वीक में कलेक्शन बहुत अच्छा था, बम्पर ओपनिंग थी, लेकिन फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि इस फ़िल्म में जो एक तो वो फ़िल्म अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर पे पहले फ़िल्में बहुत कम बनी थी। शायद ये पहली थी, अगर इससे पहले कोई बनी होगी अभी मेरे दिमाग में नहीं है। अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मेरे से भी गलती हो जाती है। तो शायद उस समय की पहली फ़िल्म ऐसी थी, बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था और ऐसा कहा जाता है कि उस समय के लोग को ये अहेड ऑफ इट्स टाइम थे, इसलिए लोग इस के सब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर जो होता है वो अ, बहुत ज़्यादा मोरालिटी के अगेंस्ट है और अभी भी इंडिया में इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड में यश चोपड़ा ने अश्योर किया था कि जो दूसरी औरत है उसके पास अमिताभ ना जाकर के वापस अपनी पत्नी के पास जाएं, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति जो है वो यही कहती है। लेकिन अगर आप ऐसी बोल्ड फिल्म बना रहे हो और आपको लग रहा है कि जो अ, इस ए, 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 प्यार जो है वो ज्यादा जरूरी है, तो फिर आपने एंडिंग रेखा के तरफ क्यों नहीं घुमाया? ये भी एक सवाल कई बार उठता है और इसीलिए जो है ना वो पूरे फिल्म में आप रेखा के साथ उसके उसका रोमांस दिखा रहे हो और फिर जो एंड जो है वो अमिताभ बच्चन को जया बच्चन के पास भेज दे रहे हो। तो बहुत सारे लोग जो कि प्यार में ज्यादा बिलीव करते हैं, सैक्रिफाइस में नहीं, तो उनको शायद वो बात एक्सेप्ट नहीं हुई। तो कई लोगों के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है और इसीलिए जो कहते हैं ना कि फिल्म का जो एंड था वो बहुत लोगों को हो सकता है कंफ्यूजिंग लगा कि यश चोपड़ा खुद ही श्योर नहीं थे कि एग्जैक्टली वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो बहुत सारे अगर आप इसके रिव्यूज पढ़ोगे तो यही होगा कि फिल्म यश चोपड़ा भी नहीं समझ पाए कि वो एग्जैक्टली क्या दिखाना चाह रहे थे, ऑडियंस को भी नहीं समझ में आया और अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, इसलिए फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई। और यश चोपड़ा की सिलसिला और लम्हे, हमेशा यश चोपड़ा कहते थे कि मेरी ये दोनों फेवरेट फिल्म थी और दोनों ही फिल्म फ्लॉप हो गई और लोगों को पसंद नहीं आई। और दोनों के बारे में क्रिटिक्स हमेशा यही कहते हैं कि फिल्में जो थी वो दोनों वो अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। उस वक्त की ऑडियंस इस सब्जेक्ट के लिए तैयार नहीं थी शायद। तो फिल्म रिलीज हुई, फिल्म चली नहीं और जब यश चोपड़ा से पूछा गया तो यश चोपड़ा ने कहा कि मेरे से कास्टिंग में ही गलती हो गई। क्योंकि उनका कहना था कि जब इस फिल्म की जब पब्लिसिटी हो रही थी, मीडिया में इसकी खबरें बहुत आ रही थी, तो लोगों को फिल्म में कंट्रोवर्सी देखने में ज्यादा इंटरेस्ट था ना कि लव स्टोरी देखने में। उन्हें लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे सीन्स होंगे जिसमें कि रेखा और जया बच्चन का झगड़ा होगा, तो वैसा कुछ हुआ नहीं और यहीं पे ऑडियंस थोड़ा लेट डाउन फील हुई और इस वजह से फिल्म नहीं चली। तो यश चोपड़ा का जो रीजनिंग है वो ये है कि मेरे से कास्टिंग में गलती हो गई थी। अब सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, क्या ही कह सकते हैं। और फिल्म 1981 में रिलीज हुई, चली नहीं, लेकिन हालांकि सैटेलाइट टीवी पे इसे कल्ट कहा जाता है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है। फिल्म भले फ्लॉप हो गई, गाने बहुत हिट थे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए,
ये कहाँ आ गए हम, नीला नीला आसमां सो गया, बहुत सारे अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स हैं, वो आपको देखना चाहिए। और इसमें जो लिरिसिस्ट थे, 4-5 लिरिसिस्ट थे, एक तो गाना जावेद अख्तर ने लिखा था, ये कहाँ आ गए हम, नीला आसमां सो गया, निदा फ़ाज़ली ने लिखा था, हरिवंश राय बच्चन ने रंग बरसे लिखा था, और म्यूज़िक जो था वो शिव हरी ने दिया था, और शिव हरी और यश चोपड़ा का जो कॉम्बो है, वो डेडली कॉम्बो है। और इसी फ़िल्म से ये स्टार्ट हुआ था। नहीं, आई थिंक नूरी में पहली बार था। नूरी, फिर सिलसिला, फिर फासले, विजय, लम्हे, डर, चांदनी, सब में ये जितनी भी यश चोपड़ा की फ़िल्में थी, सब में शिव हरी म्यूज़िक देते थे। और आप अगर गाने सुनोगे इसके प्लेलिस्ट में, स्पॉटिफ़ाई में जाकर के आप सुन सकते हो, एक से एक बेहतरीन गाने हैं और बहुत ही मेलोडियस, और मज़ा आ जाता है सुन कर के। तो होली के मौके पे रंग बरसे एन्जॉय कीजिए, और अगर टाइम मिले तो सिलसिला भी देख लीजिए। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मेरे से रह गया होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है। तो वापस आएँगे फिर से कुछ नई स्टोरी के साथ। अगर कोई स्टोरी आपको सुननी है तो मुझे बताइएगा, कि मैं भी कुछ थोड़ा-सा इसके बारे में रिसर्च करके आपको सुनाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और खुश रहिए। हैप्पी होली।